इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स के चैप्टर नंबर 6 के कुछ एमसीक्यूज। चैप्टर का नाम है ई कॉमर्स एप्लीकेशंस इन बी2सी। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जितने भी चैप्टर्स थे उनके एमसीक्यूज कवर किए, उनके जो भी थ्योरी टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं वो सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 ई कॉमर्स एप्लीकेशंस इन बी2सी, सब्जेक्ट है एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज्ड इन बैंकिंग वर्ल्ड। इनमें से कौन सी एक टर्म, ठीक है, कोई भी वर्ड जो कि बैंकिंग वर्ल्ड में यूज नहीं होता है, राइट। बैंकिंग से इसका कोई नाता नहीं है। यहाँ पे एक शब्द हमें ऐसा बताना है यहाँ पर, फाइनेंशियल स्टेटस, एब्सोल्यूट जीरो, रेट या फिर क्रेडिट। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो ये वो टर्म या फिर ये वो वर्ड है जिसका बैंकिंग वर्ल्ड में कोई भी यूज नहीं होता है, कोई भी हमने इसको कभी इस्तेमाल भी नहीं किया होगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस आपको यूज होता हुआ दिख जाए क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल वर्ड आ गया। रेट होता है, ठीक है, रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, कई सारे रेट होते हैं, है ना। और क्रेडिट हो गया, तो वो सब आपको पता है बैंक में यूज होता है, लेकिन बैंकिंग वर्ल्ड में एब्सोल्यूट जीरो वाली टर्म यूज नहीं होती। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन स्टॉक मार्केट द टर्म प्लेन वनीला करेंसी ऑप्शंस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑपरेशन। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में जो टर्म है प्लेन वनीला करेंसी ऑप्शन, ये एसोसिएटेड है किस तरह की एक्टिविटी से या फिर किस ऑपरेशन से। लॉन्च ऑफ न्यू म्यूचुअल फंड, फ्लोटिंग कमर्शियल पेपर्स, डॉलर रूपी एक्सचेंज रेट या फिर डिसाइडिंग द ओपनिंग प्राइस ऑफ शेयर ऑन पर्टिकुलर बिजनेस डे। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, डॉलर रूपी एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में ये टर्म प्लेन वनीला करेंसी ऑप्शन जो है वो इस एक्टिविटी या फिर ऑपरेशन में यूज होती है जो कि है डॉलर रूपी एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर रेगुलेटेड यूजुअली बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द लैंड। जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं पूरे वर्ल्ड में वो रेगुलेटेड है यूजुअली बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब कि जो भी हमारा लैंड की मॉनेटरी अथॉरिटी है उस पर। ठीक है, हु कंट्रोल्स दिस फंक्शन इन इंडिया, तो इस फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है इंडिया में। बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, बीच में जो भी वर्ड्स आपको दिए गए वो थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको दिए गए, है ना। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन कंट्रोल करता है, FEDAI, IRDA, RBI या फिर SEBI या फिर SEBI। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एक्टिविटी ऑफ ऑनलाइन परचेजिंग शेयर्स ऑफ वेरियस कंपनीज इज कॉल्ड। वो एक्टिविटी जिसमें हम ऑनलाइन शेयर्स को परचेज कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज के, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेडिंग, शेयर्स ट्रेडिंग, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग। ठीक है, ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है शेयर्स की दूसरी कंपनीज की, तो वहीं से हमारा जो टर्म निकल के आती है वो है ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग। तो इस एक्टिविटी को ये बोला जाता है क्या, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं, B2C स्टैंड फॉर, B2C फुल फॉर्म क्या होती है, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंपनी, बिजनेस टू कॉर्पोरेशन या फिर बिजनेस टू बायर। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बिजनेस जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, जो भी सर्विस दे रहा है वो अपने कंज्यूमर तक पहुंचाता है, तो वही हमारा होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। इस मॉडल के बारे में हमने डिटेल में बात करी है इससे पहले वाली वीडियोस में, तो मुझे उम्मीद है आपने वो देखा होगा और आपको वो समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु विजिट अ वेबसाइट एंड एक्चुअली बाय समथिंग। तो उस परसेंटेज को क्या बोलेंगे जिसमें कस्टमर्स विजिट करते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट को और वहां से एक्चुअल में कुछ बाय करते हैं, कुछ खरीदते हैं उस वेबसाइट से। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम, क्लिक थ्रू, स्पैम या फिर कन्वर्जन रेट। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, कन्वर्जन रेट। ठीक है, जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाकर उसी वेबसाइट से कुछ शॉपिंग करते हो, जो भी चीज वो बेच रहे हैं या फिर जो भी चीज आप ले रहे हो उससे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन रेट, राइट। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन फॉर ऑल बिजनेस नीड्स इज, क्या सॉल्यूशन है सारी बिजनेस नीड्स का। ठीक है, EDI, ERP, SCM या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ERP। ERP की फुल फॉर्म की बात करें तो वो होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक बिजनेस के जो भी डेटा है उसके फ्लो को बहुत ज्यादा बेटर बना देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्मूथ बना देता है जो भी वहां पे डेटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, साइंक्रोनाइजेशन ये कर देता है दो सिस्टम के बीच में, एक्यूरेसी इंप्रूव कर देता है। तो यही वो सिस्टम है जिसकी हेल्प से जो बिजनेस है उसकी सारी नीड्स पूरी हो सकती है और यही वो सॉल्यूशन है बिजनेस की नीड्स को पूरा करने का। ठीक है, ERP और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज Amazon। Amazon किस टाइप का ई कॉमर्स है, B2B, B2C, G2B या फिर G2C।
है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, B2C, वो बिजनेस है और वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो वो जो हमारी वेबसाइट है Amazon या फिर कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, वो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म हमारा वो है B2C टाइप का। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था B2C। ठीक है, तो उसमें बिजनेस जो है अपने कंज्यूमर्स तक जो भी चीज कंज्यूमर की नीड है, सर्विस या फिर प्रोडक्ट, वो पहुंचाता है। राइट, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज Amazon। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। ठीक है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज Amazon, आपको पता है ऑप्शन बी है B2C। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अभी एक क्वेश्चन हमने किया, उसके थोड़ी अगला ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया, तो ऐसे एग्जाम में भी आता है ना। तो उसमें आप ऐसा कुछ वो नहीं है कि अगर आपने पहले वाले में B2C लगाया तो दूसरे वाले में कुछ और होगा, वो सेम क्वेश्चन सेम आंसर रिपीट हो सकता है, कोई भी उसमें ऐसा बड़ी बात नहीं है। और ऐसा एग्जाम्स में भी होता है, क्वेश्चन पेपर्स में भी होता है, एक ही क्वेश्चन 3-3 4-4 बार भी रिपीट होता है। हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दे, हो सकता है थोड़ा ऑप्शंस आगे पीछे कर दे, और बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस के साथ भी मिल सकता है ना। तो उसमें बिल्कुल भी आपको हैरान नहीं होना है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है विच इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट्स टू रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो कौन सा फंक्शन स्पेसिफाई करता है एक्सेस राइट, जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, उस पर एक्सेस लेना। मतलब अगर कोई भी हमारे फोन में कुछ चीज आई है, ठीक है, तो कोई एक ऐसी चीज होगी जिसको डालने के बाद या फिर जिसके यूज से हम उस चीज को एक्सेस कर पाएंगे, उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ले पाएंगे। तो वो चीज क्या है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ है, OTP, पिन, ऑथोराइजेशन या फिर पासकोड। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन का ही मीनिंग होता है कि कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको वो ऑथोराइजेशन होना चाहिए। अब वो कोई किसी भी चीज के थ्रू हो सकता है, मतलब वो ऑथोराइजेशन उसी चीज को बोला जाता है कि आप उस रिसोर्स को यूज करने का राइट रखते हो। ठीक है, तो वो है ऑथोराइजेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच रिफर्स टू पेइंग द मनी बैक टू द बायर आफ्टर द प्राइस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट। तो क्या होगा कि जो मनी एक बायर को वापस करी गई है जब प्राइस उसका डिडक्ट किया गया था उसके अकाउंट से, और वो उसके जो भी बैंक अकाउंट था जहां से भी उसके पैसे उसने दिए थे या फिर पे किए थे वो वापस कर दिए, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, रिफंड, रिटर्न, डिडक्शन या फिर चार्ज बेस। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिफंड। तो आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा, आपने किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से अगर शॉपिंग करी होगी, फिर बाद में आपको पसंद नहीं आया होगा वो जो भी चीज आपने मंगाई, आपने जो पेमेंट करी थी वो आपको रिफंड हो जाती है। ठीक है, वो रुपए आपके बैंक में वैसे ही वापस आ जाते हैं जैसे आपका प्रोडक्ट उनके पास जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिफंड। राइट, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथेंटिकेट्स एंड हैंडल्स क्रेडिट कार्ड पेमेंट फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, तो क्या होता है, वो कौन से ऑथेंटिकेट्स होते हैं या फिर कौन से वो हैंडल्स होते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट के ई कॉमर्स में। पेमेंट गेटवे, ई कॉमर्स गेटवे, सॉफ्टवेयर गेटवे या फिर ई वॉलेट्स। है ऑप्शन ए इज करेक्ट, पेमेंट गेटवे। जब भी आप कहीं भी पेमेंट करते हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो गई या फिर कोई भी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे जहां से हम पेमेंट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पेमेंट गेटवे। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा कि अगर आप कोई रिचार्ज कर रहे हो या फिर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, कहीं आपने कोई फॉर्म फिल किया है, ठीक है, तो वहां पर जब आप पेमेंट करते हो तो एक लिख के आता है गेटवे चार्ज। ठीक है, तो वो गेटवे चार्ज यही होता है कि आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की हेल्प से जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो एक पेमेंट गेटवे है। ठीक है, उसका वो चार्ज ले लेते हैं, है ना। तो वो एक गेटवे चार्ज करके आपने सुना होगा, पेमेंट गेटवे चार्ज। तो जहां से हम पेमेंट कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम पेमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई भी हैंडल ऐसा हो गया, क्रेडिट कार्ड पेमेंट यहाँ पर पर्टिकुलर मेंशन किया, तो उसको हम बोलेंगे पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज आर। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के। ऑप्शन ए कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग टू बेनिफिट बोथ सेलर एंड बायर, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू चूज फ्रॉम, ability to buy products not available in the local market या फिर all of the above। Here option D is correct, all of the above। ये सभी बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के। क्या क्या है थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं इसको। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिल जाती है जिससे कि बेनिफिट मिलता है सेलर को भी और बायर को भी। ठीक, कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पर हमें चीज थोड़ी अच्छी मिल जाती है और सस्ती मिल जाती है एज कम्पेयर टू जो हमारा लोकल मार्केट है। ठीक है, तो उससे सेलर को भी फायदा हुआ और बायर को भी फायदा हुआ। राइट, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो चीज आपको ऑनलाइन सस्ती मिल रही है तो सेलर का कुछ नुकसान हो गया, उसका वहां पे भी प्रॉफिट है, लेकिन लोकल मार्केट्स में थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है, आपसे थोड़ी ज्यादा पैसे की वसूली करी जाती है ना। लेकिन अगर वही चीज हम ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो हमें वो सस्ती भी मिल रही है, अच्छी भी मिल रही है, और सेलर को भी कोई नुकसान उससे नहीं हो रहा, अल्टीमेटली बायर का भी फायदा हो जाता है ना। बी ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू चूज फ्रॉम। बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं कि हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो सकते हैं। अगर हम यहाँ से मार्केट जाते हैं कोई भी चीज खरीदने, मान लो मुझे शूज लेना है, ठीक है, या फिर आपको कोई कपड़े लेने, तो आप मार्केट जाओगे, लोकल मार्केट जाओगे, आप
कम से कम 5 6 7 8 दुकानों पर घूमोगे, फिर भी अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर वो आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट हो गया। फिर आप ये सोचोगे कि यार मैं अब मार्केट आया हूं, मैं इतनी सारी दुकान पे घूम लिया, मेरा टाइम वेस्ट करा, तो चलो मैं कुछ खरीद ही लेता हूं, तो वो आप कुछ ना कुछ खरीद भी लोगे। लेकिन आप घर पर बैठे बैठे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर क्या करोगे, आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप स्क्रॉल करोगे, कई सारी चीजें आप ढूंढोगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप ढूंढोगे, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। हाँ, अब वो कई सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, राइट, नाम नहीं लूंगा किसी के, लेकिन वो आपको सब पता ही है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल वहीं बैठे बैठे अपने घर में मिल सकते हैं, आपको कहीं भी जाना नहीं है ना। एबिलिटी टू बाय प्रोडक्ट्स नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट, कई बार ऐसी भी चीजें होंगी जो लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होंगी, या फिर वो लोकल मार्केट में होंगी ही नहीं, जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत इजीली मिल जाएंगी, तो वहां से भी आपको बेनिफिट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे ही बेनिफिट है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट बाय द सेलर माइट डैश विच विल रिजल्ट इन कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट पर, जो भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन में ऐसा क्या लिख दे, ऐसा क्या उस डिस्क्रिप्शन में कर दे जिससे कि जो कस्टमर है वो डिससैटिस्फाई हो जाए, मतलब उनका भरोसा उठ जाए उस जो भी सेलर है या फिर उस प्रोडक्ट से, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा नेगेटिवली इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या ऐसा वो कर दे जिससे कि जो कस्टमर का ट्रस्ट एक तरीके से ब्रोक हो जाए। नॉट मैच द प्रोडक्ट, बी इनएडिक्वेट, ओमिट सर्टेन डिफेक्ट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम। अगर ये सभी चीजें एक सेलर अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के साथ कर रहा है तो जो कस्टमर्स है वो डिससैटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में उसने कुछ और लिख दिया लेकिन प्रोडक्ट एक्चुअल में कुछ और है, तो वो क्या हुआ, केस हुआ नॉट मैच द प्रोडक्ट। इनएडिक्वेट हुआ कि जो भी उसने क्वांटिटी लिखी गई है कि इसमें इतनी क्वांटिटी है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इतनी मात्रा में है, ये इतनी मात्रा में, लेकिन वो उसने गलत लिखा है, लेकिन प्रोडक्ट में कुछ और ही चीजें हो रही हैं, तो वो इनएडिक्वेट हो गया। ओमिट सर्टेन डिफेक्ट्स, कई सारी उसमें ऐसे डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसी कमी हो सकती है जो मेंशन नहीं करी गई है, वो किसी को नुकसान दे सकता है कि इस अगर इंसान को ये परेशानियां हैं तो वो इस चीज को ना ले, ऐसा उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है ना। तो कई सारी चीजें उन्होंने वहां पे छोड़ दी, डिस्क्रिप्शन नहीं दी, तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो डिससैटिस्फाई हो जाएंगे इस चीज से, और सेलर को ऐसा नहीं करना चाहिए अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में। जो भी चीज एक्चुअल में है, जो भी चीजें उन्होंने यूज करी उस प्रोडक्ट में, किस किस इंसान को वो लेनी चाहिए, किस किस को नहीं लेनी चाहिए, वो सब चीजें उसको मेंशन वहां पर करनी चाहिए, ठीक है। तब वो कस्टमर का एक ट्रस्ट बना रहेगा और वो आगे भी शॉपिंग उससे करता रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आफ्टर ऑर्डरिंग अ प्रोडक्ट द बायर माइट डैश द प्रोडक्ट व्हिच विल रिजल्ट इन अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस टू द सेलर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, तो बायर मतलब जो आपने ऑर्डर किया है, आप एक बायर हो, आपने ऐसा क्या किया उस प्रोडक्ट के साथ कि उससे अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हो गया उस सेलर का, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन हुई लेकिन जबरदस्ती हुई, वो आपको मिला भी नहीं, आपने लिया भी नहीं, और जबरदस्ती सेलर के पैसे उसमें चले गए। तो आपने ऐसा वहां पर क्या किया, फेल टू पे फॉर, रिजेक्ट, फाइंड डिफेक्ट्स इन, या फिर ऑल ऑफ देम। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो जो बायर है यानी कि आप हो, आपने अगर उस जो भी प्रोडक्ट आपने मंगाया उसके पैसे देने से मना कर दिया, ठीक है, कि भैया मैं नहीं इतना पे करूंगा, आपने रिजेक्ट कर दिया कि मैं इसको लूंगा ही नहीं, या फिर आपने उसमें कुछ कमियां निकाल दी और कह दिया ले जाओ उसको, मुझे नहीं चाहिए, तो इन सब चीजों से जो सेलर है उसके जबरदस्ती के ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जबरदस्ती वो उस डिलीवरी पर्सन को पैसे दे देगा और वो बेचारा उसको लेके जगह जगह घूमेगा, और आपने उसको मना कर दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए और आपने वो ऑर्डर किया था, ठीक है। तो वो एक गलत चीज भी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने कुछ मंगाया है तो पहले हम उसको बहुत बारीकी से उसके बारे में रिसर्च करेंगे कि वो चीज कैसी है, हमें जो इसका यूज करना है क्या वो हमारे वाकई में यूज आएगी या फिर नहीं आएगी, सब चीजें सर्च करने के बाद हमें वो मंगानी चाहिए। और अगर उसके बाद भी कुछ प्रॉपर हमें नहीं लग रहा कि सही नहीं है, तब हम जाकर ऐसा कर सकते हैं कि भाई मुझे इसका रिफंड चाहिए या फिर रिप्लेस चाहिए। अदरवाइज हमें ऐसे ही जबरदस्ती नहीं करना कि ऑर्डर कर दिया उसके बाद हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। सबको प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं, राइट। तो ये थे एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स के चैप्टर नंबर 6 के कुछ एमसीक्यूज। इसी तरह से आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।